नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज हम कोरोना वायरस को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा द डिबेट में करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह से देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश में फैल रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि तकरीबन 5 महीने होने के बाद भी इस वायरस की कोई काट दुनिया भर में खोजी नहीं जा सकी है। कोई भी वायरस या कोई भी दवा इन 5 महीनों में किसी भी देश की सरकार ने या किसी भी देश ने इस पे अभी तक खोजने में कोई आधिकारिक तौर पर सफलता हासिल नहीं की है। 5 महीनों में कोरोना वायरस चीन की बाउंड्री फांदकर दुनिया के हर कोनों पे पहुंच गया। 7 महाद्वीप के तकरीबन सभी देशों तक कोरोना वायरस का संक्रमण है। जो 200 प्रमुख देश हैं दुनिया भर के, उन जगहों पर इस वायरस का विकराल संकट और संक्रमण फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है। हम 7,000 की तरफ आधिकारिक तौर पर बढ़ रहे हैं और देश भर में कोरोना वायरस 1.5 लाख तक का पार कर चुका है। और उम्मीद ये की जा रही कि अगले 24 से 36 घंटे के भीतर हम यूरोपियन क्लब को ज्वाइन कर लेंगे, यानी टर्की से भी हम आगे होंगे और अब यूरोपियन कंट्रीज से हमारा मुकाबला होगा। यानी कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, आप ये देख रहे होंगे कि जब से लॉकडाउन में ढील दी गई, देश भर में 6 से 7 हज़ार नए केसेस प्रतिदिन देखने को सामने आ रहे हैं। हालांकि एक बड़ी तादाद है कि लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के तहत लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण गांव ग्रामीण तक फैल चुका है। अभी तक सिर्फ बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों में ही कोरोना वायरस का संक्रमण आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये गांव ग्रामीण तक पहुंच चुका है। मजदूर भाइयों में, बहनों में, किसानों में, कामगारों में, दिहाड़ी मजदूरों में सामान्य तौर पर कोरोना वायरस के लक्षण पाए जा रहे हैं और वो गांव तक पहुंच चुका है। जैसा कि आप सब वाकिफ़ हैं कि हमारे यहाँ ग्रामीण मेडिकल सुविधाएं उतनी उन्नत नहीं हैं कि हम इन मरीजों का इलाज कर पाएँ। लिहाजा इस वायरस से बचना ही हमारे पास एकमात्र इसके स्वास्थ्य का इलाज है। जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, जितना फिजिकल डिस्टेंसिंग करेंगे, मास्क पहनेंगे, सावधानी बरतेंगे, इस बड़ी विपत्ति, इस बड़ी विपदा से हम बचेंगे। और यदि हमने इसमें कोई ढिलाई की तो यकीन मानिए कि उसके अंजाम बहुत ही घातक होंगे। जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, ये चिंता में भी डालती हैं और डरावनी भी हैं। 26 फरवरी तक साउथ अमेरिका के देश ब्राज़ील में कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं था, लेकिन आज ब्राज़ील में 4 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। मरने वालों की संख्या 26,000 पार कर गई है। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक रूस में कोई केस नहीं था, आज रूस में 3,75,000 केसेस हैं। मरने वालों की संख्या वहाँ कम है, लेकिन औसतन 9 से 10 हज़ार नए केसेस वहाँ डेली सामने आ रहे हैं। अमेरिका में नए केसेस कम हुए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या 1 लाख और अमेरिका अब तक 1.5 करोड़ टेस्ट कर चुका है। रूस 94 लाख टेस्ट कर चुका है। ये बातें आपको कोई डराने के लिए नहीं की जा रही, एक लॉजिकल बातें हैं और इन पर चर्चा होनी चाहिए। राजनीतिक कारणों से ना सही, लेकिन सामाजिक कारणों से इस पर चर्चा आवश्यक है, क्योंकि जिस वायरस के संक्रमण के चलते हमने अपना सब कुछ इतना त्याग किया, इतनी साधना की, इतनी तपस्या की और अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, आज अगर हम सब कुछ ओपन कर देते हैं तो क्या आने वाले वक्त में हम कोरोना वायरस की पीक को रोक पाएंगे? और जून जुलाई हमारे लिए बेहद घातक होगा, बेहद खतरनाक भी हो सकता है। हमें उसके लिए अभी से एडवांस में तैयारी करनी चाहिए। तो कोरोना वायरस की क्या स्थिति है देश दुनिया में, हमें उसके कैसे हैंडल करना चाहिए, इस बारे में राजनीतिक लोगों के पास जो समझ है वो अपने राजनीतिक वोट बैंक के विषय में वो बताते हैं आपको। लेकिन आज मैंने निश्चय किया कि आज मैं देश के चुनिंदा, शानदार, बेहतरीन जो चिकित्सा कमांडर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे लिए कमांडर्स की भूमिका निभा रहे हैं कोरोना वार में लड़ने के लिए, आज मैंने उनको आमंत्रित किया। और ये देश के बेहतरीन डॉक्टरों का पैनल है जो आपको ये बताएगा कि कोरोना वायरस की देश दुनिया में एक्चुअल स्थिति क्या है, भारत और उत्तर प्रदेश में क्या है, हमने क्या करना चाहिए और आने वाले वक्त में सरकार और समाज को क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। हमें इस विषय पर आज डिबेट करनी है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहान है, मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। डॉक्टर MLB भट्ट साहब मेरे साथ हैं, KGMU के वाइस चांसलर हैं। और KGMU अकेला ऐसा संस्थान है जो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की लड़ाई बहुत ही गंभीरता से लड़ रहा है। मेरे साथ डॉक्टर DK गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भुवन तिवारी भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं मेरे साथ। और थोड़ी देर में पद्मश्री डॉक्टर M वली गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से मुझे इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरेश त्रेहान जी, मैं आपसे ही कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। डॉक्टर भट्ट भी आपके साथ जुड़े हुए हैं।
सर, आपने 13 मई को मेरे साथ हुए एक इंटरव्यू में आपने ये बात कही थी कि अगला 4 हफ्ता भारत के लिए बहुत ही सावधानीपूर्ण है और ये संख्या 2 लाख तक पहुंच सकती है। तो अभी 4 हफ्ते पूरे नहीं हुए, लेकिन जो आपने जो आकलन किया था करीब करीब उसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले 3-4 हफ्तों में आप भारत को और उत्तर प्रदेश को कहाँ पर देखते हैं? कोरोना वायरस के संक्रमण के क्या हालात हैं और हमें किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए? डॉक्टर नरेश त्रेहन, गो अहेड प्लीज। तो ये तो हमें पूरा एहसास है कि जिस तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये हमें एक चेतावनी देता है कि ये संक्रमण बढ़ता ही जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारा टाइम आया है, क्योंकि काफी लंबा लॉकडाउन किया, 60 दिन हो गए, उससे बहुत फायदा हुआ। और जैसे आप आंकड़े बता रहे थे स्पेन के या रशिया के जी, उस मुकाबले में हिंदुस्तान की जो आज की स्थिति है वो काफी बेहतर है। पर ये हमें ध्यान रखना है कि आज के दिन जब लॉकडाउन को आहिस्ते आहिस्ते खोला जा रहा है, ये खतरा बढ़ता ही जाएगा और जितने हम सावधान होंगे उतनी ही हमारा कंट्रोल में रहेगा। और हमें जो साउथ अफ्रीका में हुआ या ब्राजील में हुआ, ये सब चीजें जो हैं हम उससे बच सकते हैं। पर इसके लिए जो साथ चाहिए वो पब्लिक का चाहिए। हम डॉक्टर तो लड़ेंगे जी। हम तो डटे हुए हैं और तैयारी भी है, जैसे संक्रमण बढ़ रहा है हम उसका इलाज करते जा रहे हैं। पर ये बात पक्की है कि ये लड़ाई हमारी सिर्फ नहीं है, गवर्नमेंट की सिर्फ नहीं है, ये पब्लिक की लड़ाई है। मैंने पहले भी बोला कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा आंकड़े बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पब्लिक एक दूसरे से मिलना शुरू करेगी। इसके लिए सिर्फ पब्लिक ने तो 3 चीजें जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं वही करनी है जी। अगर जो वो इसको पूरी तरीके से इसको अपनाएंगे, अपने जहन में रखेंगे कि हैंड हाइजीन, मास्किंग और डिस्टेंस हमारी लाइफ का एक पोर्शन बन गया है जी, वो जो है वो हेल्प करेगा हिंदुस्तान को इस डेवस्टेशन जो हो रही है, जिसको हम डॉक्टर त्रेहन, अगले 4 हफ्ते में आप भारत को कहां पर देखते हैं? तो मैं बता रहा हूं ना कि अभी तो ये डर क्या है कि आने वाले 4 हफ्तों में जो इसका पीक होगा वो कितना स्टीप होगा और कितने लोग बीमार होंगे और कितनी फैसिलिटीज हमारे पास है उनको बचाने के लिए। तो आप मुंबई का हाल देखो, मुंबई में इतनी महामारी फैल गई कि सारे हॉस्पिटल फुल हो गए, स्टेडियम में बिस्तरे लगाए जा रहे हैं बचाने के लिए। तो अगर जो हम सारी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसको संभाल सकेंगे। तो यही मैं चेतावनी बार बार दे रहा हूं कि पब्लिक को इससे लड़ना है हमारे साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो एक तो बात अलग होगी। अब आप बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या होगा, तो ये भी जरूरी है कि लाइवलीहुड के लिए हमें लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, पड़ा भी है, हो भी रहा है। आज आप देख रहे हैं प्लेन्स भी उड़ने शुरू हो गए। डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहाँ कर रहे हैं? हमने हवाई जहाज उड़ाने शुरू कर दिए, हमने ट्रेन चलानी शुरू कर दी, हमने मार्केट ओपन कर दिया, और अब आप उसके दुष्परिणाम भी देख रहे हैं कि हमारे पास पहले 3000 2000 केसेस आते थे, अब 7000 के आसपास पहुंच रहे हैं, 6-7 हजार के बीच। तो ये देखो, आज बहुत बहुत तकलीफ की बात हुई है हमारे लेबर भाइयों को, जो आज के दिन आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ये बता रही है कि उनके अंदर ये 60 दिनों में कितनी डेस्परेशन आ गई कि हमें घर पहुंचना है। तो वो सारे इकट्ठे मिलके, एक ट्रेन दिखती है तो सारे उसकी तरफ भागते हैं। ये हमें समझना है कि उनकी जो तकलीफ है उसके होते हुए, अगर अभी यही ट्रेंड चलता रहा डॉक्टर त्रेहन, तो अगले 4 हफ्ते में भारत कहां पर खड़ा होगा? तो इससे डबल ट्रिपल हो सकता है। यही तो मुझे डर है कि अगर जो तेजी से 4 हफ्ते में आज जो 1.5 लाख है वो 5 लाख हो जाए अगले 4 हफ्तों में, तो हमारे पर तकलीफ आएगी। इसीलिए जी अब एक अच्छी बात है जो समझ लें आप कि 85% लोग जो हैं उनको माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं,
और जो यहाँ पे आंकड़े हैं मृत्यु के, वो भी हिंदुस्तान में कम है। पर इसका मतलब नहीं कि बदलेगा नहीं ये जी। पर इस चीज का हमें फायदा उठाना है कि जो लॉकडाउन ने हमारे लिए किया उसका फायदा उठाते हुए हम अपना फ्यूचर सर, हम ऐसे दूसरे चार्ट आउट देशों के करें। मुकाबले अभी सिर्फ 32 लाख टेस्ट कर पाए हैं, जबकि अमेरिका 1.5 करोड़ और रसिया 94 लाख टेस्ट कर चुका है। क्या हमें टेस्ट बढ़ाना चाहिए या हम ठीक जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बढ़ाना है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि 1 लाख रोज हो जी। पर उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, किट्स चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए। उसका इंतजाम हो रहा है और किट्स की शॉर्टेज है दुनिया में जी। तो इसीलिए एक कुछ तो मजबूरियां हैं। करेक्ट है पर ये बात जरूर है कि अगर जो हम सर्वेलेंस ठीक कर रहे हैं तो हम टेस्ट के साथ साथ इसका भी साथ जोड़ के इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं जी। ओके तो सर। अब जब लेबर वापस जाएगी क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। ऑल राइट सर, मेरे साथ डॉक्टर MLB भट्ट साहब KGMU के वाइस चांसलर हैं, वो भी आपके साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भट्ट, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक हम देख रहे थे सामान्य तौर पर 200 से के आसपास केसेस आते थे, लेकिन पिछले 8-10 दिनों का जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं, हमारे पास जो नए केसेस हैं वो 250 से 300 के बीच पहुंच रहे हैं। ये थोड़ा सा चिंता प्रकट करते हैं। ये किस प्रकार के केसेस हैं? आपकी लेबोरेटरी में जो जांच के लिए सैंपल्स आ रहे हैं, किस तरह का आपके पास रिपोर्ट है? सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, किस तरह के केसेस ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और ये क्या ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक हैं? जी, उत्तर प्रदेश में अब तक 7,000 कोविड-19 के पेशेंट डायग्नोज किए गए हैं। 180 लोगों की मृत्यु भी हुई है, जो मृत्यु दर 2% से थोड़ा सा ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में करीब 7 से 8,000 टेस्ट पर डे किए जा रहे हैं। पूरे देश में वर्तमान में 1 लाख की संख्या जो पहले प्लानिंग थी कि प्रतिदिन के लिए, वहाँ पर आंकड़ा ICMR के निर्देश में पहुँच गया है। और हमारे देश में अब तक 1.5 लाख के आसपास मरीज डायग्नोज किए गए हैं। कुल 32 लाख टेस्ट किए गए हैं। तो 32 लाख टेस्ट पे अगर 1.5 लाख पॉजिटिव आए हैं तो 4.5% हमारे यहाँ पॉजिटिव का दर है। उत्तर प्रदेश में भी उसी अनुपात में पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति इससे भी अच्छी होती लॉकडाउन की वजह से। 2 संकट आए जिसने संख्या काफ़ी बढ़ा दी। एक तो प्रारंभ में तबलीगी जमात के लोगों ने गैर जिम्मेदाराना सामाजिक व्यवहार किया, वो बगैर किसी को बताए या डिसिप्लिन का पालन किए हुए कार्य करते रहे। बाद में उन पे जब कंट्रोल पूरा किया गया तो ये जो प्रवासी मजदूरों की समस्या है महाराष्ट्र, गुजरात, पूना से और दिल्ली से आने की उत्तर प्रदेश में, ये करीब 30 लाख के आसपास लोग आए। और ख़ास तौर से बॉम्बे से आने वाले प्रवासी मजदूरों में काफ़ी पॉजिटिविटी पाई जा रही है। पूरा का पूरा एक क्लस्टर पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसे ज़िले जो ग्रीन थे जैसे बाराबंकी है, बस्ती है, बहराइच है, उन ज़िलों में भी पता लगा एक साथ 50 लोग, 75 लोग, 45 लोग ऐसी संख्या में आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सभी ज़िलों में पॉजिटिव हो गए हैं। कोई भी ज़िला ग्रीन ज़िला नहीं बचा है, जबकि इस प्रवासी मजदूरों की समस्या के पहले करीब 30-35 ज़िले ग्रीन ज़िले थे, एक भी मरीज नहीं था। तो ये जो प्रयास किया गया लॉकडाउन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण कार्य किया। इस समय लॉकडाउन में छूट प्रारंभ की जा चुकी है। अस्पतालों को खोला जा रहा है। लोगों को चिकित्सा की व्यवस्था में बहुत ही समस्याएं, केसेस बढ़ गए हैं। क्या आपको लगता है कि हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में रहने की आवश्यकता है? क्योंकि जो प्रवासी मजदूर भाई बहन आए हैं उनमें से अधिकांश संक्रमित हैं और ये रिपोर्ट भी आ चुकी है। जी, लॉकडाउन के बारे में प्रोफेसर नरेश त्रेहन जी के विचारों से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। चिकित्सकीय दृष्टि से लॉकडाउन खोलना बीमारी को बढ़ावा देगा, इस संदेह सत्य है। लेकिन लॉकडाउन के माध्यम से तमाम ऐसे मरीज जिनको सामान्य समस्याओं के लिए, इलाज के लिए जूझना पड़ रहा है, वो अपने अस्पताल तक नहीं जा पा रहे हैं। उनको कई बार ऐसी गंभीर परिस्थितियों में भी, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं तो सैद्धांतिक रूप से खुली हुई हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो संचालित नहीं हो पा रही हैं। सारे अस्पताल, प्राइवेट क्या गवर्नमेंट, सब भयाक्रांत हैं कि जरा सा एक मरीज। तो प्रोफेसर भट्ट, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 4 वीक उत्तर प्रदेश कहां पर खड़ा होगा? क्योंकि संक्रमण का स्तर गांव ग्रामीण तक फैल गया है। आप अकेले उसे नहीं रोक सकते, एक समाज, एक सरकार का दायित्व है उसे रोकने का। अगला 4 हफ्ता हमारे लिए कहां पर है?
नेक्स्ट 4 वीक में मैं समझता हूं जी, हमें जैसा प्रतीत हो रहा है कि हम नेक्स्ट 4 वीक में भी कम से कम हम 8-10 लाख के आंकड़े के पास 5 लाख का आंकड़ा तो निश्चित रूप से क्रॉस कर जाएंगे। जो वर्तमान में प्रगति दिखाई दे रही है, प्रतिदिन संख्या उत्तर प्रदेश में जो पहले 100 से 150 के बीच में थी, अब 200 से 250 के बीच में 8-10 दिन से चल रही थी, अब 300 का आंकड़ा टच कर लिया है। और आज भी उम्मीद है कि अभी आंकड़े आए नहीं लेकिन 300 को क्रॉस करेगा और पूरे भारत में भी 7,000 प्रतिदिन का आंकड़ा आपने अपनी टेस्ट कैपेसिटी उत्तर प्रदेश में कुछ इनहेंस की, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के संक्रमण का एक बड़ा लोड आपके ऊपर आ गया है जी। अब सैंपल साइज भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे जिलों से, कलेक्टर से बोल के। हमारा सौभाग्य जी, हमारा सौभाग्य रहा कि हमें आईसीएमआर ने मेंटोर इंस्टीट्यूशन के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में लैब्स को संख्या बढ़ाने के लिए, उनको किट उपलब्ध कराने के लिए, डिपो के लिए, और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर कोविड टेस्टिंग की घोषणा की है। और हम एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस भी सारे संस्थानों का इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सबका कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप उसी संस्थान में वाइस चांसलर हैं जहां से पढ़ के डॉक्टर नरेश त्रेहन भी निकले हैं, और डॉक्टर बलराम भार्गव भी केजीएमयू के हैं। हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ में, इट्स अ ग्रेट ऑनर जी, हमारा सौभाग्य है कि इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। हाँ, डॉक्टर बलराम भार्गव भी यहीं से निकले हुए हैं। मैं नमस्कार भी करता हूं। और डॉक्टर भार्गव जी बिल्कुल बहुत सहयोग है, बहुत ही शीर्ष नेतृत्व दे रहे हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। हमारे पास डिपो में इस समय 50 से 75,000 किट की उपलब्धता है, जो कि एक टाइम पे आईसीएमआर की सेंट्रल किट की उपलब्धता नहीं होती थी। मैं डॉक्टर एम वली साहब को जोड़ना चाहता हूँ। भारत में 1 लाख प्रतिदिन की। ऑल राइट डॉक्टर वली, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जिस तरह के हालात अभी दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं, मैं अभी डॉक्टर त्रेहन से जिक्र कर रहा था कि साउथ अमेरिका का जो कंट्री है ब्राज़ील, 26 फरवरी तक वहाँ एक भी केस नहीं था, आज 4 लाख केस हैं। मौतों का आंकड़ा इतना हो गया है कि वहाँ 26,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति कहते क्या थे फरवरी, मार्च और अप्रैल तक कि ये सामान्य सर्दी जुकाम का लक्षण है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया बेवजह भय का वातावरण फैला रहा है। अभी जो हो रहा है सामने है सबके, हमें क्यों नहीं अलर्ट रहना चाहिए सर? डॉक्टर वली, ये देखिए, वायरस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते किसी भी स्टेज में। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ रहना है, दूसरी तरफ हम सारे मेजर्स अपना रहे हैं। अभी मैं आपके तमाम पैनलिस्ट के जो डिस्कशन है उनसे एग्री करते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि हमको टोटल आंकड़े से नहीं डरना है। हमको एक बहुत अच्छी शक्ल सामने आएगी निकल के अगर हम टेस्ट बजाय RT-PCR के एलिजा बेस्ड टेस्ट, जो कि उस किट से डिफरेंट है जो इंडिया ने रिजेक्ट कर दी थी IgG IgM वाली, हम एलिजा बेस्ड टेस्ट करेंगे जो कंपनियों ने तैयार करके रख रखी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन उसको मंगा भी रहे हैं, उसको हमको लोकेट करना पड़ेगा और यही इसका वाहिद इलाज है, क्योंकि हमको जब तक अपनी पॉपुलेशन में ये केसेस का आंकड़ा पता नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरे जैसे बार बार डॉक्टर नरेश त्रेहन कहते हैं 85% लोगों में संक्रमण कम होता है, मैं तो इसको 90% कहूँगा। और मैं ये बात कहूँगा कि जब हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे, अगर हम 5 लाख टेस्ट भी रोज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी जो मॉर्टेलिटी रेट है जो लखनऊ में 2% है और उसका इंडियन एवरेज 3% है, 2.8% है, उससे 0.3% आ जाएगी जहाँ हम गेन करेंगे। लेकिन हमको टेस्ट करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर वली, हम सिर्फ 32 लाख टेस्ट कर पाएंगे। हमारे काउंटर में आप चलिए, रसिया 94 लाख, जी हाँ, अमेरिका 1.5 करोड़ टेस्ट के मुंह में जीरा है। जी हाँ, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। मैंने इसका सोल्यूशन आपको आपके माध्यम से पूरे देश को बता दिया है कि हमको एलिजा बेस्ड टेस्ट करके आइसोलेट करना है, ट्रेस करना है, तभी हम इस पे विजय पा सकेंगे। और जो आपने फॉरेन कंट्रीज का जिक्र किया है, वहां से इंडिया में जो है हालात बिल्कुल फर्क हैं। वहाँ एक ट्रेन में 50 आदमी होते हैं तो वो कहते हैं भीड़ बहुत है आज ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ है अगर 50 आदमी उतर जाते हैं। हमारे कैलकाटा के सियालदा पे जब सुबह को भीड़ उतरती थी, मुझे सीन याद है, पहली बार जब मैंने देखा तो
50,000 आदमी एक गेट से निकल रहा है एक साथ, तो हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते अपने हालात। हमारे यहाँ हालात ज्यादा हमारे जो खतरनाक हैं। 3-3 दिन से All right, बॉम्बे sir. के तीनों स्टेशन पर मैं पड़े डॉक्टर हुए डी.के. गुप्ता को इस डिबेट वो में वाला आमंत्रित करता हूं, माहौल सर। फॉरेन वाले सोच भी नहीं सकते। All दांतों right, तले डॉक्टर उंगली वली- दबा लेंगे अगर वो ओके, उनको मैं ये डॉक्टर सीन डी.के. देखने को गुप्ता मिल जी को जाए। आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, पहले भी आपसे इस विषय पर डिबेट हुई है। जिस तरह के हालात, विशेष तौर पर प्रवासी मजदूर भाई बहनों की क्राइसिस, उसके पहले शराबबंदी जब हटाई गई थी तब के हालात, और लॉकडाउन में ढील, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हैं जिसने भारत में, उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या को बढ़ा और दिया। फ्लाइट, हमें क्या, और फ्लाइट ओपन फ्लाइट कर की देना। बात कीजिए। यस, आई डू एग्री विद यू, आई डू एग्री विद यू। यस डॉक्टर डी.के. गुप्ता, गो अहेड। जी, तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन पॉसिबल नहीं है, और खासकर हमारे जैसे देश में जो डेवलपिंग कंट्री है, और एसेंशियल सर्विसेज हमें देनी पड़ेंगी, और वरना लॉकडाउन के बाद जो भुखमरी फैलेगी उससे और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो फेजेज वाइज लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, जो पहले भी हमारे डिस्कस कर चुके हैं, कि हमारे यहाँ अराउंड 80-85% लोग एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, और जो माइल्ड और वेरी माइल्ड डिजीज है वो 90 to 95% के आसपास है। तो डेथ रेट बहुत कम है, क्योंकि हम लोग टेस्ट बहुत कम करा रहे हैं, तो इसलिए हमें डेथ रेट ज्यादा लग रहा है। टिप ऑफ आइसबर्ग हम देख रहे हैं, इतने सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस जिनका हम टेस्ट करा ही नहीं पा रहे, तो इसलिए एक्चुअल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पता नहीं लग पा रहा है। तो पॉजिटिव कम लोग पता लग रहे हैं, तो इसलिए डेथ रेट लग रहा है कि 2 से 3% है, पर हो सकता है वो 0.2 या 0.3 या 0.5% हो मैक्सिमम। तो हमें जो इस टाइम ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज हम लोग जो कंट्री है, जो हमारा देश है, वो बहुत सारे टेस्ट नहीं करा सकता। 135-40 करोड़ की आबादी है, तो 10% टेस्ट भी कराना मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि बहुत सारी पॉपुलेशन पलायन करके गांव में पहुंच गई है, तो अगले 6 महीने में गांव में फैलेगा, और वहां एक बड़ी पीक आने वाली है। तो अभी अगले 3-4 महीने हम शहरों में, बड़े शहरों में जूझेंगे, फिर हमें गांव में जूझना पड़ेगा। तो एक जो सबसे अच्छी पॉलिसी शायद गवर्नमेंट अपना भी रही है, हमें इस समय जो ध्यान रखना है, बिकॉज हमें पता है कि 90% 85% एसिम्प्टोमेटिक है, और वो लोग इम्यून होते जा रहे हैं और धीरे धीरे हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जो सिर्फ ध्यान रखना है कि जिस आयु वर्ग में मॉर्टेलिटी ज्यादा है, जिन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जो हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, लंग डिजीज है, अस्थमा है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर है, उन लोगों को बचा के रखो, आइसोलेट करो, और बाकी सारा कुछ धीरे धीरे खोलते रहो, और लोगों को डिसिप्लिन मिलाने की कोशिश करो कि सोशल डिस्टेंसिंग है, जब सब कुछ खोल दोगे तो यहाँ कौन लोग डिसिप्लिन में आएगा। आप चलो मेरे साथ मार्केट में, मैं कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूं, चलो बाजार में देख लो। ऐसे लगता है जैसे कोरोना भारत में आया ही नहीं है। कैसे व्यवहार हो रहा है, सरकारें भी उसी प्रकार से पॉलिसी बना रही हैं, सरकारों ने भी सब चीजें छोड़ दी, जिसका जो मर्जी हो वो करो। धीरे धीरे हम सबको इन्फेक्ट होना ही है, तो ये बहुत घातक स्थिति है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है, जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको बचाना है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, डॉक्टर भुवन उनको तिवारी, मैं बचाना है आपसे हमें। समझना चाहता हूं, आज मुख्यमंत्री ने लोहिया हॉस्पिटल का विजिट किया, तमाम नाखुशी भी इंतजामात में जताई। आखिर हम एक बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली, बेहतर स्वास्थ्य इंतजाम कोविड पेशेंट्स को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, आप एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए। देखिए, कोविड पेशेंट्स के लिए लोहिया हॉस्पिटल में एक अलग से राम प्रकाश गुप्ता हॉस्पिटल बनाया गया है, और वहाँ पे स्पेशली कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसमें आज की तारीख में भी हमारे पास 16 पेशेंट हैं, और एक बेहतरीन सुविधा है। और अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में जो पेशेंट हमारे पास हैं लोहिया इंस्टीट्यूट में, कोविड हॉस्पिटल में, वो स्टेबल पेशेंट्स हैं। उनमें मिनिमल, किसी में डायबिटीज़ है या छोटी एब्सेस है किसी को, या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, उन सब का ट्रीटमेंट हो रहा है, और वो एक क्वालिटी ट्रीटमेंट है। और हम लोग का ये मानना है कि वो अच्छी फैसिलिटी है। ये मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि आज हम 3-4 डॉक्टर जो कोविड ये जो केसेस आ रहे हैं किस तरह के हैं डॉक्टर तिवारी? ये सिम्टोमेटिक हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, क्रिटिकल हैं, गांव के हैं, शहर के हैं? ये हर अलग अलग जगह से पेशेंट आए, इसमें गरीब भी हैं, हेल्थ केयर वर्कर भी थे। हमारे पास शुरू में 4 पेशेंट आए थे जो हेल्थ केयर वर्कर थे, एक डॉक्टर था, एक नर्स था, एक काम करने वाला था। तो ये गवर्नमेंट को हमारे सेटअप पे भरोसा था, इसलिए उन्होंने हेल्थ वर्कर को भेजा। और आज हम 4 डॉक्टर ये बैठ के बात भी कर रहे थे, अगर हमारे जानने वाले या किसी को होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कहाँ शिफ्ट करना चाहिए। तो हमें अपने सेंटर पे इतना भरोसा था कि हम ये कह सकते हैं कि हम लोहिया हॉस्पिटल के कोविड हॉस्पिटल में भेज के वी विल बी सेफ, और हमें लगता है कि अच्छा सेटअप प्रोवाइड किया गया है। अभी आपके पास जिस तरह का लोड है वो अधिकांश क्या ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा है? नहीं, मिक्स है। अभी तो हमारे पास आज की तारीख में 16 पेशेंट है, मिक्स हैं, कुछ लेबर भी हैं और कुछ ठीक क्लास के भी हैं। इससे पहले 12 पेशेंट ठीक होके चले भी गए, वो लखनऊ के ही थे जी, लखनऊ के मेन सदर बाजार के रहने वाले थे, बिजनेस फैमिली से थे। तो हर टाइप के पेशेंट आ रहे हैं,
और पेशेंट्स का नंबर बढ़ेगा। जो मेरी नज़र में आने वाले समय के लिए आपने कुछ तैयारी की है आपने की, क्योंकि अभी जो इस हालात है ना डॉक्टर तिवारी, वो बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं जून जुलाई में। मैं समझता हूँ इस पे कि जैसे अभी 90% पेशेंट हमारे एसिम्टोमेटिक हैं, तो अगर आज हमारे कंट्री में डेटा अगर ये 1.5 लाख बताता है, तो ये मैं मानता हूँ उनके पीछे 10 लाख केस होंगे जो पॉजिटिव होके एसिम्टोमेटिक होके ठीक भी हो गए होंगे, लेकिन हमने क्योंकि टेस्टिंग नहीं की इसलिए हमें उनका पता नहीं चलेगा, ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये तो चीज़ पॉजिटिव है। पर मैं ये भी मानता हूँ कि आज अगर हमारे स्टेट में या लखनऊ में केसेस कम आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो आज जो स्थिति बॉम्बे की है, आने वाले समय में वो स्थिति हमारी या कोई शहर आगे बॉम्बे की तरह हो सकता है। तो ये सिस्टम एक है कि बीमारी है, फैलेगी ये बीमारी। मैं डॉक्टर नरेश त्रेहन का दोबारा से रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर त्रेहन, एक बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल साइंस जर्नल की एक पुस्तिका है द लैंसेट, उसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर एक रिसर्च कराई और वो रिसर्च मेडिकल जर्नल में प्रकाशित भी हुआ। उस रिसर्च के आधार पर WHO ने इस दवा पर प्रतिबंध लगाया, आज फ्रांस ने भी लगा दिया। लेकिन हमारा ICMR कह रहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पे का इस्तेमाल अभी हम जारी रखें। तो जिस दवा को डेंजरस, खासतौर पर सीरियस हेल्थ ग्राउंड पे और हार्ट डिजीज़ पे खतरा माना गया है, उसको ICMR क्यों भारत में रिकमेंड कर रहा है कि हम उसे इस्तेमाल करें, जबकि WHO मना कर रहा है, फ्रांस तक ने प्रतिबंध लगा दिया? नहीं, आपको ये देखना चाहिए कि हर कंट्री का अपना अपना जेनेटिक होता है। अगर जो हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को इस कंट्री में बड़े सालों से यूज करते आ रहे हैं, इसका हमें पता है कि किसको देना है किसको नहीं देना। हमें पता है कि जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनको तकलीफ हो सकती है क्योंकि QT इंटरवल बढ़ जाता है, उससे इररेगुलर हार्ट बीट होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, तो सडन डेथ का खतरा होता है। इसलिए कभी भी बिना पूरी जांच किए ये दवाई नहीं दी जाती। अब हमारी अपनी स्टडी चल रही है, तो इस पे जो शक आया है हो सकता है ये सही है, पर हमारी जो स्टडी चल रही है, जो ICMR की चल रही है, उसमें पता लग जाएगा हमें खुद पे कि इंडियन सिचुएशन में इसका क्या प्रभाव है। अभी प्राथमिक आकलन आप क्या महसूस करते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कंटिन्यू करना चाहिए या प्रिकॉशनरी अभी में पॉज दे देना चाहिए? देखो, एक तो इसको तभी यूज करना है राइट टाइम पे, राइट डोज पे, राइट पेशेंट के लिए। लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि अपने आप डर के मारे शुरू कर दिया, ये उसका वो नहीं करना चाहिए प्रयोग। पर अगर जो अर्ली स्टेज में जैसे ही पता लगे पेशेंट को कोरोना हुआ है और अगर जो उस टाइम ट्रीटमेंट शुरू करी जाए और 5 दिन के लिए ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया जाए, तो हमारे एक्सपीरियंस में उसका फायदा है। तो इसीलिए सर, इस दवा के प्रति आकर्षण इसलिए बढ़ा क्योंकि ट्रंप इसको चोरी छुपे खा रहे थे दवा को, कि मैं खा लूं जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं, और जिस तरह का एक क्रेजी एटीट्यूड इस दवा को लेकर उन्होंने दिखाया, इससे पैनिक हुआ। अब जब स्टडी आई तो बातें सामने आ रही हैं कि छिप छिप के ट्रंप ये दवा खा रहे थे। देखो, ऐसा है कि ट्रंप जैसा आदमी ना मेरे ख्याल पैदा हुआ पहले ना होगा, तो इसीलिए उसकी जो अजीब तरीके हैं, तौर तरीके, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, तो क्या बात करें उसके बारे में। इसीलिए हमें उनको तो पूरा इग्नोर करना है। हमें सावधान रहना है कि जो हमें चेतावनी मिल रही है दुनिया के टेस्ट से, जो WHO कह रहा है, हमें अपनी स्टडी जो है पूरी सीरियसनेस से कंप्लीट करके देखना है कि हमारे को उसका फायदा हो रहा है कि नहीं। सर, जब तक स्टडी हो रही है, क्या मैं ये बात आपके माध्यम से ये कही जा सकती है या हम कन्विंस कर सकते हैं ICMR को कि जब तक ये स्टडी कंप्लीट नहीं हो जा रही है तब तक के लिए इसे पॉज कर दिया जाए? नहीं, तो स्टडी पॉज कर दोगे तो फायदा क्या है? नहीं, इस्तेमाल पे पॉज करने की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, देखो, ऐसा है कि इसका हमारे पास भी एक्सपीरियंस है, हमारे लोग भी यूज कर रहे हैं और दूसरी दवाइयां भी आई हैं अभी। अब जैसे रेमडेसिविर भी आने वाली है, वो भी एंटीवायरल है, तो ये हो सकता है कि इसको हम इसमें परिवर्तन करें। पर आज के दिन में जिन लोगों ने इसको यूज किया है इंडिया में उचित तरीके से, पेशेंट को अच्छी तरह से जांच करके, तो उसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं निकला है हमारे एक्सपीरियंस में। तो आप रिकमेंड करते हैं कि हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का सही वक्त पर सही पेशेंट पर इस्तेमाल करना चाहिए?
सही डोज में और सही ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए। ऑल राइट सर, बीरेन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टेट है ना भाई। बीरेन जी बहुत स्वागत है आपका। आज की चर्चा थोड़ी डिफरेंट है। आज मैंने बहुत देश के काबिल डॉक्टरों को आमंत्रित किया है ताकि हम अपनी जनता के भीतर के मन में जो भय है वो दूर कर सकें, लोगों को जानकारी दे सकें। पॉलिटिकल लोग तो रोज आते हैं, इनको इतना भ्रमित कर देते हैं कि ये सुबह उठते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो गया, शाम को फिर पॉलिटिकल लोग इनको कंफ्यूज कर देता है। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को बुलाऊं और इनके थ्रू जनता के बीच एक बात पहुंचे। बीरेन जी देखिए, डॉक्टर नरेश त्रेहन तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सारे लोग उनको सुनना चाहते हैं और उनका क्रेज है और उनकी बात को लोग सही भी मानते हैं। भट्ट साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर भुवन बैठे हैं, वली साहब बैठे हैं, तमाम सारे यहाँ इस देश के विद्वान चिकित्सा के क्षेत्र के हैं और बातें सब आई हैं। लेकिन ब्रजेश जी, ये बात भी सच है, एक शोध में, एक जानकारी में जो आई है, डॉक्टर साहब लोग ज़्यादा जानते होंगे कि जितनी मौतें कोरोना से अभी तक हुई हैं, इससे ज़्यादा अन्य बीमारियों से दुनिया में होती हैं। तो कोरोना कितना घातक है और कोरोना के साथ हमें कितना दिन जीवन जीना है, कैसे जीना है, ये सब चीज़ों पर चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन आज की तारीख में 56 लाख लोग दुनिया में प्रभावित हैं और 3 लाख मौतें हो चुकी हैं कोरोना से। लेकिन आपको जानकर हैरानी भी कह सकते हैं इसे कि भारत में अकेले 25,000 आदमी रोज मरता था सामान्य दिनों में, और अभी तक कोरोना से कुल करीब 6,000 के लगभग मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुल 2800 केस के करीब एक्टिव है, ज़्यादा नहीं है। 3800 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी कि जो ठीक होने का स्तर है वो 57% का है, 57%। जी अब ये अपनी ताकत से ठीक हो रहे हैं कि दुआ से ठीक हो रहे हैं कि सरकार की कोशिश से, ये लोग अलग अलग आंकड़ा लगाएं। लेकिन जो आज ऑफिशियल जानकारी है उसमें यह है कि 2,41,000 जांच अब तक उत्तर प्रदेश में हुई है। अब ये पूरे देश के लोग आज हमारे चिकित्सकों को सुन रहे हैं। मेरे पास जो आंकड़े थे वो बताए मैंने, लेकिन जो तथ्यात्मक बातें हैं जो डॉक्टर भी महसूस करते हैं और इस देश के बड़े बड़े विद्वान जी कि ये कैसी स्थिति आई है जब रास्ते रोके जा रहे हैं, जिलों और राज्यों की सीमाएं बंद की जा रही हैं, कभी खोली जा रही हैं, बसें खाली जा रही हैं, रिक्शा, ठेला, साइकिल, पैदल जो पा रहा है उसी से चल रहा है, रेलगाड़ी रास्ता भटक जा रही है इस देश में। पता लगा कहीं गोरखपुर जाना है, उड़ीसा पहुंच जा रही है। अजीब सारी स्थितियां इस कोरोना की वजह से आई हैं। अब आप इसको चाहे मिसमैनेजमेंट है, एक्चुअली ये सरकारों का मिसमैनेजमेंट है, ये आलस्य है या खाली सारे हमारे दावे टीवी चैनलों पर होते हैं, या सारी बातें सिर्फ लोगों को उपदेश देने के लिए हैं। तमाम सारी चीज़ें दिखाती हैं कि सरकारी तंत्र में कितनी जड़ता है, और वो बातों से तो बहुत ज़्यादा चिंता करता है देश के एक नागरिक की, लेकिन हकीकत में सच्चाई कुछ और है। ब्रजेश जी, एक बार 2 आलसी थे, वो कंबल ओढ़ के सो रहे थे, तो एक चोर आया, वो कंबल खींच के लेके भाग गया। तो एक आलसी ने कहा कि देख, पकड़ो पकड़ो, कंबल लेके चोर भाग रहा है। तो दूसरे आलसी ने कहा अरे जाने दो, कंबल ले गया, जब तकिया लेने आएगा तब पकड़ा जाएगा, सो जाओ। तो आलस का आलम इस देश में ये है। जागरूकता की बातें चाहे जितनी बड़ी हो जी। ट्रेन बताइए, गोरखपुर चले उड़ीसा पहुंच जाए, बरेली चले मुजफ्फरपुर पहुंच जाए, और बस मुरादाबाद के लिए निकली, पहुंच गई अलीगढ़। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन आज चूंकि इस देश में एक्चुअली गरीब लोगों के साथ मजाक का सिलसिला दशकों से ये राजनीतिक दल करते हैं। तो इस देश में बहुतायत तो उन्हीं की है जी, कंप्लीट वोट कर उन्हीं को देना है, उन्हीं के ताकत से सरकारें बनती, उन्हीं के नाम पर बनती हैं, और वही चले जाते हैं बेचारे। और ये बात अलग है कि जो सरकारें बड़े बड़े वादे करके बनती है, बाद में वो पलट जाती हैं। और ये तो हर बार होता रहा है। आज अगर आप अनुमति दे तो मुनव्वर राना साहब ने, चूंकि आपने कहा कि आज देश में दवा पर चर्चा हो रही है, मरीज बहुत बढ़ गए हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है। तो 4 लाइन का उनका एक शेर है, मैं उसको दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, उस पर बहुत मौजू है आज।
कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया और चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया, और उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली, मगर जब मर्ज फैल चुका था तब दवा निकली। वाह वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर भट्ट की तरफ रुख करता हूँ। वो एक बेहतर व्यक्ति हैं जो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के हालात पर हम नियंत्रण कैसे स्थापित करें। और दूसरी बात यह कि जिस दवा को लेकर बहुत एक ओवर हाइप क्रिएट की गई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को लेकर, उसको लेकर रिसर्च में तमाम बातें ग्लोबल स्टडी में कुछ और आ रही हैं। क्या हम उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर भट्ट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? और अगर कर रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जिनका जिक्र अभी डॉक्टर त्रेहन कर रहे थे? ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमारे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में भर्ती होने वाले मरीजों को दिया जा रहा है, और ये एडवाइजरी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, आईसीएमआर की भी है कि उसको चिकित्सकीय देख रेख में ही दिया जाए। केवल स्वतः लेने वाली ये चीज़ नहीं है। अगर किसी को प्रोफिलेक्सिस के लिए, बचाव के लिए भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेना है तो वो भी चिकित्सकीय देखरेख में लेना चाहिए, क्योंकि जैसा प्रोफेसर त्रेहन साहब ने बताया कि कार्डियक फिटनेस ज़रूरी है, तो हार्ट की चेकअप कराने के बाद ही लेना चाहिए। क्यूटी इंटरवल बढ़ाता है और हार्ट की मसल्स की भी कुछ प्रॉब्लम करने की संभावना होती है। नहीं, ये हाइप जानते क्यों क्रिएट हुई प्रोफेसर भट्ट? क्योंकि ट्रंप चोरी छुपे ये दवा खुद खा ले रहे थे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, उनको कोरोना ना हो। नहीं, इसी से ये हमारे प्रॉब्लम देश में भी, हम ब्रिजेश जी, हमारे देश में भी लोग ले रहे हैं, और तमाम ऐसे चिकित्सक या नॉन मेडिकल पर्सन्स भी ले रहे हैं। और हमारे यहाँ इसको लेना और सामान्य इसलिए हो जाता है, जिसपे संक्षेप में प्रोफेसर त्रेहन साहब ने डाला भी कि चूंकि मलेरिया बहुत ही रैम्पेंट है हमारे देश में, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमारे यहाँ बहुत ही बड़ी मात्रा में पेरीफेरी में और तमाम ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन के रूप में भी प्रयोग होती रही है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होती रही है। तो ये कंफर्ट जोन डिफरेंट है। हम लोगों का टॉलरेंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तो बेहतर है, लेकिन फिर भी जिसको प्रॉब्लम हो उसको नहीं देना है। हम आपको ये बताते चलें और आपके माध्यम से दर्शकों को कि हमारे यहाँ जो पहला चिकित्सक मरीज भर्ती हुआ कोरोना से, वो कनाडा से आया हुआ डॉक्टर था, उसको हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया, उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आई। यंग लेडी डॉक्टर थी, उनको हम नहीं दे पाए, लेकिन तमाम मरीजों को हमने दिया। हम उनके कार्डियक चेकअप करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, ईसीजी और सब चीजें, इको की भी भारतीय समुदाय पर ये दवा बहुत कारगर है। वार्ड में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और तो भारतीय समुदाय में कंफर्ट जोन बेटर है वेस्टर्न कंट्रीज से। आईसीएमआर की जो एडवाइजरी है वो भी ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेट सब लोग ले, उसको चिकित्सकीय देखरेख में लेना है। और इसमें जो कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं, की बात तो आईसीएमआर अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले 4 से 5 हफ्ते में, लेकिन एक बात, उत्तर प्रदेश में थोड़ा हालात चिंताजनक होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर साहब आप जैसे ही आप जांचें बढ़ाएंगे, नए केसेस आएंगे, आप पर दबाव भी होगा इलाज करने का। हमारे पास किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं L1, L2, L3 लेवल पे कि जहां पर हम बेहतर इलाज दे पाएं लोगों को? हाँ, सौभाग्य से मैं सरकार की व्यवस्था में तमाम मीटिंग्स में रेगुलर रहता हूं, तो मुझे जानकारी है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हमारे पास 75,000 आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था की जा चुकी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों में मिला करके इसमें लेवल 1, 2, 3 के कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। और सौभाग्य से मरीजों की संख्या अभी बहुत कम है, कंट्रोल में है। वेंटिलेटर्स आपके पास उत्तर प्रदेश में कितने उपलब्ध हैं? वर्तमान में जो 300 उत्तर प्रदेश में 75,000 तो हमारे टोटल बेड्स हैं, और वेंटिलेटर की संख्या भी हमारे पास मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन हमें जैसा आंकड़े मिलते हैं 2 से 3 हज़ार के आसपास वेंटिलेटर की व्यवस्था है। जबकि हमारे पास 200 भी मरीज ऐसे नहीं है जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता हो कोविड की दृष्टि से। आप क्या सजेस्ट करते हो एज एक्सपर्ट, आप क्या सजेस्ट करते हो आफ्टर 31 मई उत्तर प्रदेश को क्या करना चाहिए? लॉकडाउन की प्रक्रिया हमें ऐसे ही बढ़ानी है या सब कुछ खोल देना है?
जी, 31 मई के बाद उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन पे मेरा बहुत ही सुस्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश में अगर लॉकडाउन खोला जाएगा, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो मरीजों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि गर्मी का कोई प्रभाव इस वायरस पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ जो नॉन कोविड मरीज हैं, उनकी जो सुविधा हो रही है, उनकी जो जाने जा रही हैं, और समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, उनके व्यवहारिक जीवन पक्ष में दिनचर्या के लिए जो समस्याएं हो रही हैं, उसके लिए तो निर्णय लेने के लिए एक बैलेंस बना करके मैं डॉक्टर त्रेहन से एक सवाल लूंगा, वो कोई जरूरी मीटिंग में जाना चाहते हैं, फिर मैं बाकी गेस्ट की तरफ रुख करूंगा। डॉक्टर त्रेहन, एक फाइनल क्वेश्चन है आपसे कि 31 मई के बाद का भारत आप कैसा चाहते हैं? हमें इसी प्रक्रिया में रहना है, या लॉकडाउन के प्रोसेस को बढ़ाना है, या सब कुछ हमें ओपन कर देना है, या स्मार्ट लॉकडाउन का विकल्प चुनना चाहिए? देखो, जो एक बात हुई है कि हमने जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो रेड, येलो और ग्रीन में तब्दीली हुई, इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है। तो ग्रीन और येलो तो खुल गए। अब रेड जोन का सवाल अभी भी पक्का है कि वो रेड जोन में क्या हो रहा है। तो खोलने से पहले 31 से आजकल के 2-3 दिनों में ही जो आंकड़े आएंगे रेड जोन से, उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए कि इसको खोलना है तो किस स्पीड से खोलना है और कैसे खोलना है। आज के दिन में बहुत गड़बड़ है, जैसे आपने देखी ट्रेन पे के ऊपर लोग घर जाना चाहते हैं, बसेस चल रही हैं, पर ये सेटल हो जाना चाहिए आने वाले हफ्ते 10 दिन में, जैसे लेबर जो पिछड़ी हुई थी वो अपने घर वापस पहुंच जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करना बहुत जरूरी है, आहिस्ते आहिस्ते ध्यान से लेते हुए, अपने जहन में वो प्रिकॉशन लेते हुए हमें आगे चलना है। जी, क्या हमें एक और लॉकडाउन की जरूरत है डॉक्टर त्रेहन? हो सकती है, अगर जो आंकड़े बहुत तेजी से आगे बढ़े तो हमें तकलीफ हो सकती है। उस टाइम में कई जगह लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ी है फिर से। और नंबर ऑफ केसेस अगर हमारे बहुत तेजी से बढ़े तो क्या हमें कंप्लीट लॉकडाउन के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए? ये देखो, विचार तो चारों तरफ करना चाहिए, पर होपफुली ऐसा नहीं होगा। पर मैं ये बता रहा हूं, जो आपने बात कही बहुत जरूरी बात है कि भाई आप बाहर जाएं बाजार में तो लोग लापरवाही यूज कर रहे हैं। अगर जो ऐसा ही होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें प्रॉब्लम आएगा। और सर हो कर सकता रहे है हैं, कि मैं उस टाइम काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं सर। सर आप वीडियोस देख लीजिए सर, क्या हो रहा है बाजारों में, क्या हो रहा है सड़कों पे सर, क्या हो रहा है विमान के भीतर सर, आप देख लें सर, दुख होता है। तो ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, जब लोगों को हम बार बार यही कह रहे हैं, दिन रात आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, सारे डॉक्टर जो पैनल पे कह रहे हैं कि अपना ध्यान रखें और अपने आप को बचाएं, अपने बुजुर्गों को बचाएं, बच्चों को बचाएं। सर हम एयरपोर्ट पर तो सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, जहाज के भीतर सटके बैठेंगे सर। पॉलिसी भी तो अजीब अजीब बनी है सर। मोटरसाइकिल पे एक आदमी चलेगा लेकिन जहाज के भीतर सब चिपक कर बैठेंगे सर। ये भी तो पॉलिसी का चल रहा है। उसके ऊपर भी डिस्कशन, अभी फाइनल पॉलिसी कल निकलेगी जी, तो हम भी उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे डिस्टेंसिंग करी जाए एयरक्राफ्ट के अंदर भी। सर यूरोप की तमाम एयरलाइंस ने अपने सीटिंग अरेंजमेंट्स बदले हैं सर। वेरी सिंपल सर, हमें वो कॉपी करना चाहिए। दूसरी के से सीखने में कोई बुराई नहीं है, मैं तो सीखने को अच्छी बात मानता हूं सर। तो कईयों ने किए, कईयों ने नहीं किए, हमें अपना सिस्टम बनाना है। करेक्ट सर। इसके ऊपर काफी चर्चा हुई है और कल उसकी पॉलिसी पक्की होगी और उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना बहुत कीमती वक्त भारत समाचार के दर्शकों को निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वली की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर एम वली है मेरे साथ, गंगाराम हॉस्पिटल से, पद्मश्री भी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या भारत को लॉकडाउन 5 की ज़रूरत है? अभी जिस तरह के हालात हैं, 6-7 हज़ार केसेस तो पर डे मिल रहे हैं, और जिस तरह का हम काम कर रहे हैं, जैसे बाज़ारों में हम घूम रहे हैं और ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोरोना आया ही नहीं। सरकार भी वैसे ही व्यवहार कर रही है, समाज भी वैसे ही व्यवहार कर रहा है, किसी के व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं है। सरकार मोटरसाइकिल वाले को जेल भेजेगी, चालान काटेगी, जहाज वाले का सम्मान करेगी। दवा लेने जाओगे डंडे पड़ेंगे, शराब लेने जाओगे सम्मान होगा। इसी देश में फूल डालेंगे फूल भी डाले हैं साहब शराब की लाइन पे। देखिए, ये मामला अब बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। इसको हमको
मन पर लॉकडाउन करना पड़ेगा, सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन। ये कोई अथॉरिटी नहीं करा सकती। इसका प्रिवेंशन शुरू होता है यहाँ से। यह है कोरोना की छन्नी, कोरोना का फर्स्ट फिल्टर। ये अंदर आने वाले कोरोना को रोकता है। जो हम आमतौर पे मास्क लगा रहे हैं वो बाहर से निकलने वाले जरासीम को रोकता है हवा में जाने से। तो एक तो ये पक्का आज सस्ता भी हो गया है N95 मास्क, ये जरूरी हो गया है। मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट फ्रैंक ओपिनियन दे रहा हूं, क्योंकि आज तक किसी ने आपके चैनल पे ये नहीं बताया होगा कि ये वाला मास्क जो है बाहर से अंदर को रोकता है और जो ऑर्डिनरी मास्क होता है वो अंदर से बाहर को रोकता है। दूसरा ये है कोरोना का धोबी, सैनिटाइजर या साबुन और पानी, दो चीजें हैं, ये भी लॉकडाउन का हिस्सा हैं। ये कोरोना का पेटेंट लॉकडाउन है। तीसरा जो लॉकडाउन है, मैं तो कहता हूं यही वैक्सीन है सर। इशू है, इसको हमने भीतर, ये लॉकडाउन टूटता रहा, पर्दे के पीछे लोग चलते रहे हैं सड़कों पर, घर से निकले हैं। जो लेबर आज हम देख रहे हैं वो पिछले 15 दिन से चल रही है, जब से लॉकडाउन 3 शुरू हुआ था। इसको तभी रोकना था। अब जो भी है उसको आप क्या सजेस्ट करते हो डॉक्टर वली कि क्या भारत को लॉकडाउन 5 में जाना चाहिए या हमें सब ओपन कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मर जाएंगे सब साहब, सड़कों पे मर जाएंगे। हमें घर में रहना है, नहीं निकलना है साहब। बहुत माफी चाहूंगा, कुछ भी हो जाए हमको सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन करना है। ये सरकार नहीं कहेगी हमसे, ये हमको करना पड़ेगा। सरकार तो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम पर ओपन कर रही है। बता दूं, अब सरकार कह रही है कि जान बचाओ, जान तो बाद वाली बात हो गई है। और नहीं, कोई इकोनॉमिक, जब मर जाएंगे लोग किसको करोगे इकोनॉमी? ग्राहक आ ही नहीं रहा, दुकान खोल के बैठा है दुकानदार, नहीं जा रहा साहब। ये अभी आप 1-2 दिन में देख रहे ना, आज फ्लाइट की खबर आ गई है, एक पैसेंजर इन्फेक्ट हो गया है, कल से जहाज में 4 पैसेंजर पाए। हमारा बिहेवियर जो है ना, हम भेड़ चाल वाला है। एक मैं आपको छोटा, मुझे आप 60 सेकेंड दीजिए सर, प्लीज 60 सेकेंड दीजिए, मैं आपकी बहुत बड़ी शंका को यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ट्रंप साहब ने जब पहले दिन शुरुआत की थी तो उन्होंने खिचड़ी बना दी थी क्लोरोक्विन की और हाइड्रोक्लोरोक्विन की। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दवाएं हैं। क्लोरोक्विन मलेरिया की दवा है, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो आर्थराइटिस की दवा है, लूपस की दवा है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। ये बिल्कुल दोनों अलग दवा है। टॉक्सिसिटी में बदनाम क्लोरोक्विन है, हो गई हाइड्रोक्लोरोक्विन क्लोरोक्विन बदनाम। तीसरा, जो रिसर्च आई थी वर्ल्ड की, उसमें डोज कम थी, जो हमने प्रेस्क्राइब करी है वो डोज ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से थोड़ा गैस्ट्रिक अपसेट हो रहा है। कार्डियक टॉक्सिसिटी इसकी कुछ नहीं होती। टनों के हिसाब से 45 साल का एक्सपीरियंस है दुनिया के तमाम जोड़ों के डॉक्टर्स का, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स का, र्यूमेटोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस है कि एक भी पेशेंट का ईसीजी नहीं हुआ है जब उसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक गोली रोज दी गई है, बिल्कुल नहीं हुआ है। मैंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये यूज की है, 30 साल एक भी पेशेंट का किसी डॉक्टर ने ईसीजी नहीं कराया। टॉक्सिसिटी होगी, जैसे डॉक्टर त्रेहान साहब बता रहे थे, अंडरलाइंग डिजीज से। और क्लोरोक्विन आजकल यूज नहीं करनी है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन करनी है। लेकिन कल मैं करेक्ट कर देता हूं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में बहुत बड़ी अफवाह उड़ी है कि रेमडेसिविर की कंपनी ने कुछ पैसे देके इसको रुकवाने की साजिश की है। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये पता लगेगा कब हुआ है, कैसे हुआ है। डॉक्टर डीके गुप्ता का रुख करना चाहता हूं सर। डॉक्टर डीके गुप्ता, सुरक्षा का कौशल, सर देखिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, ये बात भारत खतरनाक हालात की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर डीके गुप्ता, एक सेकंड, क्या हमें लॉकडाउन 5 की तरफ बढ़ना चाहिए या सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम पर ओपन कर देना चाहिए? फिर जान और जहान का क्या मतलब? डीके गुप्ता जी। नहीं तो लॉकडाउन 5 नहीं, लॉकडाउन 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे लॉकडाउन आपको। और लॉकडाउन डिपेंड करेगा, रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है। अब जहां केस आएगा उस एरिया को लॉकडाउन कर दिया जाएगा, जहां पे केस नहीं होंगे उनको खोलना चाहिए। तो ये छापामारी युद्ध लंबे समय तक लड़ना हमें करो। ये ऐसा नहीं है कि पूरा हम बंद करें या पूरा खोल दें। हमें बहुत छापामारी युद्ध की जो स्ट्रेटजी होती है वो अपनानी चाहिए कि जहां पे केस मिले, जैसे पहले हम 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर एरिया को हम जोन रेड लाइन में कर देते थे, अब हमने 250-500 मीटर कर दिया उसको। तो जैसे रफ्त आ रही, जैसे जैसे हमें डाटा मिल रहा है, जैसे जैसे इस वायरस के बारे में पता लग रहा है, वैसे वैसे हमें अपनी स्ट्रेटजी मॉडिफाई कर। गवर्नमेंट भी तो जहां केस मिल रहे हैं देख रहे होंगे कि डेली फायर फाइटिंग कर रही है। आज कुछ नियम है, किसी का दबाव आता है तो कुछ नियम है, इस इंडस्ट्री का दबाव आता है तो कुछ नियम है, इस कारपोरेट का दबाव आता है तो कुछ नियम है।
नहीं तो इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट बिल्कुल जो ठीक। डाटा एनालिसिस पूरी दुनिया में जो काम चल रहा है वायरस पे, उसके बेस पे हमें काम करना है। वो दूसरी दुनिया क्या, दूसरे देश क्या सर हमारी हमने प्रॉब्लम ये है ना, डेवलप किया है। हमारी हमने क्या सीखा सरकारें है? बाजार जैसे के इस दबाव वायरस में से- आ रही हैं। ये सर जो कहती थी सरकार जान है तो जहान है, बाद में आया कि जान भी जहान भी। अभी क्या है, अभी कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन जहान पहले आ गया है, जान वाली बात छूट गई है। नहीं तो जान जहान इसलिए गड़बड़ हुआ इसमें कि गवर्नमेंट थी, उनमें कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ। जितनी स्टेट गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो पलायन हुए, जो तबलीगी हुए, आप इतने नोएडा तरह के बैठे हो केस ना, हुए कि मैं नोएडा का आपको काफी एग्जांपल dilute देता हो हूँ, गया। जस्ट नोएडा का एग्जांपल देता हूँ। आप जहाज जी। पकड़ के बंबई तो डॉक्टर भुवन तिवारी जा सकते हो दिल्ली से, पर दिल्ली से नोएडा आके दिखा दो, दिल्ली से गाजियाबाद आके दिखा दो, घुसने ही नहीं देंगे, बॉर्डर सील है। भाई एक ही देश में एक ही 10 किलोमीटर के भीतर आपके अलग अलग नियम क्या है? आप उड़ के तो जा सकते हो, पर आप नोएडा नहीं घुस सकते, आप गाजियाबाद नहीं घुस सकते। कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं। भाई मजाक बना दिया आपने कोरोना को तो। हाँ, डिस्ट्रिक्ट सील के, इंटर स्टेट बॉर्डर सील है, तो इसीलिए कह रहा हूँ यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए और नहीं बन रही सर, इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आई एम सॉरी टू से, बट नहीं बन रही है। हमने कोरोना को मजाक का विषय बना दिया है सर। ओके डॉक्टर भुवन, आपका क्या जानकारी कहती है? हम लोगों को लॉकडाउन 5 में प्रोसीड करना चाहिए I agree with क्योंकि you. आ रही है? I agree. देखिए लॉकडाउन तो सेलेक्टिव तरीके से करना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि सिर्फ बंद रखें या सिर्फ हम सब खोल दें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बीमारी ज़ीरो तो होने वाली नहीं है जब तक या तो वैक्सीन आ जाए प्रिवेंशन के लिए। और दूसरी बात, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कह रहे थे, अगर ये प्रोफाइलैक्सिस या बीमारी रोकने में बिल्कुल कारगर होती तो शायद हमारे लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत क्या पड़ती, इसी से हम वैक्सीन का रूप ले लेते। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। और जो एक और जो बात आपने की, ये सारा भितंडा एक्चुअली ट्रम्प ने खड़ा किया, वो खा के चोरी छुपे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत सेफ दवाई है, अर्थराइटिस में यूज होती है, एक अलग बात है। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत बहुत अच्छी दवाई है, सेफ दवाई है। लेकिन हाँ, जो हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट के रिदम की दवाई ऑलरेडी चल रही है, जो क्यूटी इंटरवल बढ़ाते हैं, जैसे एम्योड्रॉन है और ड्रग्स हैं, क्यूनिडीन है, अगर उनके साथ लेंगे तो हार्ट का रिदम गड़बड़ हो सकती है, एरिथमिया हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है। बट जिन पेशेंट्स को हार्ट की दवाई नहीं चल रही है वो रिलेटिवली आप सेफली क्या सजेस्ट करोगे कि हमें लॉकडाउन की प्रक्रिया में ढील नहीं देनी चाहिए? देखिए लॉकडाउन की प्रक्रिया में ढील देनी चाहिए, बट ये ढील तो देनी पड़ेगी चलाने के लिए, पर ये हमारा आने वाले समय में हर इंसान का एक फैशन होना चाहिए। आज नया फैशन क्या होगा कि आपके पास मास्क हो जो कि आप प्रॉपर तरीके से यूज करो, आपके जेब में सैनिटाइजर हो यूज करो, और फिजिकल डिस्टेंसिंग। सड़कों पे देख रहे हो ना, लखनऊ में देखो ना क्या है सर, आपको अफसोस होता होगा। बिल्कुल दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अचानक से इतने सारे पेशेंट इन्फेक्ट होकर आ जाएंगे तो कैसे संभालेंगे। ये बात भी फैक्ट है कि इन्फेक्शन आज नहीं तो कल मेजॉरिटी ऑफ लोगों को होगा, क्योंकि वायरस खत्म होकर जीरो नहीं होने जाना है, ये फैक्ट है। लेकिन अगर धीरे धीरे होगा तो हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी उतनी होगी कि हम धीरे धीरे पेशेंट्स को ट्रीट करके ठीक कर पाएंगे। वन फाइनल क्वेश्चन डॉक्टर प्रोफेसर MLB भट्ट से। भट्ट साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देखिए अब लॉकडाउन 5 का वक्त, लॉकडाउन समाप्त होने का वक्त आ गया है, 31 मई नज़दीक है। एक समाज के रूप में हमारा व्यवहार क्या है, आप सड़कों पर देख लीजिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। एक सरकार के तौर पर हमारा व्यवहार क्या है, आप सड़कों पर देख लीजिए। एक नोटिफिकेशन आता है, उसके पीछे 75 क्लैरिफिकेशन भी आते हैं, ये खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। कोई एक कलेक्टर आता है, ये कहता है कि साहब दाहिने पटरी की दुकान खोल दीजिए, बाईं की बंद रखिए। ऐसे जैसे कोरोना लंगड़ा हो और वो दाएं ही चलेगा, बाएं नहीं चलेगा। फिर दूसरे दिन कहेंगे बाएं खोल दीजिए, दाएं बंद कर दीजिए। ग्राहक भी कंफ्यूज, कोरोना भी कंफ्यूज, साहब भी कंफ्यूज। भाई तमाशा नहीं हो रहा ना, हम लोग एक सीरियस डिजीज को हैंडल कर रहे हैं सर, तो कोई स्पष्ट सुविचार होने चाहिए इस पे। भट्ट साहब, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। कोरोना की बीमारी के बारे में हमारे पास पहले तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वर्तमान में विश्व में जिस बीमारी जिस तरह से फैली, यूरोपियन देशों में, अमेरिका में और प्रारंभ में चाइना में, उसका अनुभव हमारे पास है। उस अनुभव से लाभ लेते हुए हमें एक समेकित योजना बना करके, योजनाबद्ध तरीके से, और किसी को अगर कोरोना हो गया है तो उस व्यक्ति के प्रति कोई प्रताड़ना की भावना न होकर के उस मरीज के प्रति पूरी सहानुभूति के साथ, और समाज में पूरे समाज को एकत्र होकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। और खास तौर से एजुकेशन सबसे बड़ा इसमें साधन बनेगा। चाहे कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो इस कोरोना वायरस डिजीज के बारे में उतने सीरियस नहीं है जितना कि आप लोग और एक्सपर्ट के तौर पर हैं, क्योंकि आपको विषय की गंभीरता पता है, आप एक्सपर्ट हैं, आपने पता है कि आगे सुनामी आने वाली है।
पर वो दाएं पटरी और बाएं पटरी की दुकानें खुलाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरा दुख इस बात का है, इस नासमझी पर मुझे हैरानी है। नहीं, सरकारी ऑफिसर्स को पूरा सुस्पष्ट जो भी निर्देश मिलता है शासन प्रशासन से, केंद्रीय सरकार से, भारत सरकार से, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार और प्रदेश से, उसके अनुरूप वो काम करते हैं। वो बहुत ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, मैं नज़दीक से देख रहा हूं। अगर शासन स्तर पर भी कई बार जो अपनी नीतियां हैं प्रतिदिन परिवर्तित करनी होती हैं, चाहे वो लॉकडाउन की हो, चाहे क्वारंटाइन की हो, चाहे आइसोलेशन की हो, क्योंकि एसिम्टोमेटिक को हॉस्पिटल में क्यों भर्ती किया जाए, घर पे क्यों रखा जाए, अपने वातावरण में ज़्यादा जल्दी ठीक होगा। सर, इसका निर्णय एक्सपर्ट डॉक्टर और आप लोग लें। परिवार के सदस्यों ये निर्णय कोई आईएएस ऑफिसर तो नहीं ले सकता कि एसिम्प्टोमेटिक भर्ती हो या ना हो, कोरोना वायरस का पेशेंट भर्ती हो या ना हो, उसको लेवल 1, 2, 3 जाना है। इसका डिसीजन डॉक्टर्स पर छोड़िए, इसका डिसीजन कोई आईएएस अधिकारी नहीं ले सकता। उसको अपने विषय की समझ नहीं है तो वो आपके पेशे के बारे में क्या बताएगा? उसको पता नहीं है कोरोना वायरस की डिजीज कितनी हार्मफुल है, दुनिया के दूसरे देशों में उसने क्या मचा रखा है। मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ इस बात पे है कि निर्णय का अधिकार आप जैसे कमांडर्स के हाथ में होना चाहिए। आपकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं। हमारे देश में भी जो चिकित्सा के क्षेत्र पे शीर्ष में हैं, चाहे वो आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल हो, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल, उनके एपिडेमियोलॉजिस्ट, नेशनल लेवल के लोग हैं, उन लोगों से सलाह लेकर के ही सारी नीतियां बनाई जा रही। स्वास्थ्य मंत्रालय में भी पूरा चिकित्सकों का एक थिंक टैंक बना हुआ है और उन्हीं के निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे करोड़ों दर्शकों के लिए आप सबने कीमती वक्त निकाला। स्वास्थ्य मंत्री भी तो डॉक्टर हैं। करेक्ट, स्वास्थ्य मंत्री भी तो डॉक्टर हैं, हर्षवर्धन। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना ध्यान रखें, साबुन से हाथ लगातार धोते रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर आप घर से निकल रहे हैं तो। वैसे कोशिश करिए कि घर से ना निकलिए क्योंकि संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और कोशिश ये करिए कि जितने भी नियम कानून हैं उनका पालन करिए, घरों पर रहिए। कोरोना वायरस का खतरा बड़ा है, हमें इससे बचने की ज़रूरत है, दूसरों को बचाने की ज़रूरत है, और मास्क ज़रूर पहनिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।